अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दी नेशन एरा। मैं हूं आपके साथ माजिद। तो आज मैं पहुंच चुका हूं SIO ऑफिस में हूं मैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे साथ हैं आसिफ भाई, आसिफ इकबाल तन्हा, जिनको जो है कि मतलब UAPA के रिगार्डिंग इनको जो है जेल में भेजा गया था पिछले साल, और वे अप्रोक्स 13 महीने के बाद इनकी जो है हाई कोर्ट के आदेश पर रिहाई हुई है। तो बाकी बातें हम इनसे करेंगे, इनसे जानेंगे क्या चीज़ें वहाँ पे, मतलब इनको किस तरह की मुश्किलात वहाँ पे आई, किस तरीके से हमारा टाइम कटा। तो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आसिफ भाई, पहले तो मेरी बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि हाई कोर्ट से आपको जो है रिहाई मिली है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सभी लोगों का। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने एडवोकेट का, तमाम दोस्तों का, ऑर्गेनाइजेशंस का, जिनकी कोशिशों की वजह से जो है आज मुझे रिहाई मिली और मैं खुश हूँ और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जेल में जो मतलब 13 महीने कटे, उसमें क्या क्या दिक्कतें आपको वहाँ पे आई? देखिए, दिक्कतें सिर्फ जेल के अंदर नहीं, जेल के बाहर भी। बाहर भी दिक्कतें थी? हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। परेशानी इस तरह से थी कि हमेशा जो है एक समुदाय के लोगों पे जो है बार बार अटैक किया जा रहा था। जी जी। और फिर जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत है, बार बार कि आप किसी एक समुदाय को, लोगों के टारगेट करें, उनके लिंचिंग कर दें, उनके जो धार्मिक चीज़ें हैं उन पे छेड़छाड़ करें। जैसे कि आपको पता होगा, बाबरी मस्जिद है, ट्रिपल तलाक है, और इसी तरह कितने मुसलमानों की जो है वो लिंचिंग हो गई है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बार बार हो रही थी। फिर CA NRC लाने के बाद जी। किस तरह से जो है एक धर्म के मानने वाले लोगों को उससे अलग किया गया, उससे वंचित रखा गया। यानी नागरिकता के जो पूरे सिस्टम था, उसमें एक धर्म के लोगों को जो है वो वंचित रखने की पूरी कोशिश की गई। तो ये भी जो है एक परेशानी कुन बात थी। लोग बाहर भी इस तरह की मुश्किलें हम लोग झेल रहे थे, लेकिन जिस तरह से बाहर लोगों को नफ़रत फैलाया जा रहा था और नफ़रत जिस तरह से मुसलमानों के तई फैलाया गया है, उसका जो है सामना हमें जो है जेल में जाके करना पड़ा। और उसके जो भी परेशानियाँ, किस तरह से नफ़रत का जो नतीजा निकल जो देखने को मिला, कि जो नफ़रत फैलाया गया और उसके जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिले वो जेल में। जब मैं जेल गया तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली, फ़िज़िकली टॉर्चर किया गया, बहुत सारे कमेंट्स किए गए। कभी आतंकवादी कहा गया, कभी जिहादी कहा गया, कभी दंगाई कहा गया, कभी देशद्रोही कहा गया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुई। तो ये एक परेशान करने वाली बात थी, दिक्कत वाली बात थी, बाहर भी और अंदर भी। तो एक ऐसे समाज, एक ऐसे हिंदुस्तान में हम लोग जी रहे हैं जहाँ पे जो है नफ़रत फैलाने का काम किया जा रहा है और मुसलमानों को जो है वो दोम दर्जे की नागरिक बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो इसके ख़िलाफ़ हम लोग लड़ रहे थे। उन अधिकारों का हनन जो है वो किया जा रहा था, जिसका अधिकार जो है संविधान देता है। तो इसके लिए हम लोग लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग जो है को जेल जाना पड़ा। और जेल जाने के बाद जो है हम आज आप के बाद 13 महीने के बाद बाहर आया हूँ और आप लोगों के साथ हूँ, खुली फ़िज़ा में सांस ले रहा हूँ। जो परेशानियाँ, जो दिक्कतें जेल के अंदर हुई, वो बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, परेशानी थी, लेकिन वो परेशानी थोड़ी ख़त्म हुई है। लेकिन अभी जो है परेशानियाँ और बर्दाश्त करने की जो है, ऐसा कुछ हो सकता है कि और भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सके। जैसे अब जेल से रिहाई हुई है, जेल से रिहाई होने के बाद भी किसी के कमेंट या फिर कोई परेशानी, या बहुत से लोग वार्निंग देते हैं मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, ऐसा कुछ अब तो नहीं हो रहा आपके साथ? देखिए, ये सिलसिला जो है वो शुरू रहता है और ये होगा। इतना नफ़रतें फैलाई गई मीडिया के थ्रू से, जो इस तरह की चीज़ें, जब आप यहाँ से अपने यहाँ से बाहर निकले हैं या सोशल मीडिया पे, तो इस तरह की चीज़ें तो आपको बराबर झेलना पड़ेगा। और मतलब कि मुझे, हम लोग झेल रहे हैं, और अंदर भी झेला, बाहर आने के बाद भी झेले, और हो सकता है आगे भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो तो झेलनी पड़ सकती है। तो इससे घबराने और डरने की बात नहीं है। जो नफ़रत फैलाई गई हैं, वो नफ़रत जो है जल्दी ख़ात्मा होगा। कि बहुत सारे लोग जो हैं इस पे जो है काम कर रहे हैं कि नफ़रत को किस तरह से मोहब्बत में तब्दील किया जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान किसी का नहीं है और ये हिंदुस्तान जो है सभी का है, किसी एक समुदाय के लोगों का नहीं। राहत इंदौरी कहते हैं, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मैं भी यही कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान सबका है। ये हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, दलित का भी है, आदिवासी का भी है, ट्राइबल का भी है। तो ये सबका हिंदुस्तान है, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और आप किसी एक हिंदुस्तानी को टारगेट करके, या किसी एक धर्म के लोगों को जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, उसको बदनाम करने की, उसको थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो जो पूरे देश के लोग हैं वो कभी इसको, जो हिंदुस्तानी हैं वो कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होंगी। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ही है। तो जैसे आपको ये बता रहे हैं सब चीज़ें,
तो आसिफ भाई, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपकी रिहाई के आदेश हुए तो आपको पहले ही पता लग गया था कि आपकी रिहाई होने वाली है, फिर मतलब आपके वकील ने पहले बता दिया था या फिर अचानक से पता लगा कि हाँ रिहाई होने वाली है? हाँ, नहीं, मैं गेस्ट हाउस में था, मैं पेपर की तैयारी कर रहा था लाजपत नगर में। जी जी रात के 11 बजे उस वक्त मेरे पास फ़ोन भी था, लैपटॉप भी था, क्योंकि पेपर के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया था। जी जी। तो मैं रात के 11 बजे हमारे एडवोकेट का फ़ोन आता है कि कोर्ट सुबह। ने मतलब परमिशन दे दी थी मोबाइल लैपटॉप को यूज़ हाँ, सिंपल फ़ोन था मेरे पास और लैपटॉप था, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना था, तो जिसके लिए मुझे परमिशन मिला हुआ था। मेरे पास फ़ोन था, रात के 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि सुबह जो है आपके बेल, रेगुलर बेल के जो है वो ऑर्डर आने वाले हैं, ऑर्डर जो है जजमेंट सुनाए जाएंगे। क्या आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं, ये तो ऑर्डर के बाद ही पता चलता। लेकिन मुझे पहले से ख़बर था कि सुबह मेरा ऑर्डर आएगा। सुबह मेरे पेपर भी थे, सुबह मैं जैसे ही पेपर लिखना शुरू किया मेरे पास मैसेज आ गए कि जो है वो बेल जो है वो हो गया है। तो उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी बेल हो जाएगा 13 महीने में। और हमारी जो पूरी लीगल टीम है उन्होंने इसको चमत्कार करके दिखाया कि 13 महीने में जो है मुझे बाहर लाने का जो है, उन्होंने बहुत मेहनत से काम करके मुझे बाहर लाने का काम किया है। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और ख़ासकर जुडिशरी सिस्टम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने जितना खूबसूरत जजमेंट लिखा, और उसके बाद इस जजमेंट को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो समाज में जो नफ़रतें फैलाई जा रही थी, जिस तरह से जो है कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह से लोगों को आवाज़ को दबाने के लिए जो है लोगों को उठा के जो है जेल में डाल दे रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले वक्त में ये जो जजमेंट है लोगों के लिए जो है वो एक होपफुल जजमेंट जो है वो साबित होगा। कहीं ना कहीं सामाजिक नफरत होने के बावजूद भी अभी संविधान एक तरीके से जिंदा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल ज़िंदा है। देखिए, बहुत सारे जब हम लोगों की यूएपीए में थे, हम लोगों को उम्मीद था कि जो है यूएपीए में इतना जल्दी बेल नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमें ये भी उम्मीद था कि जो है हमारा जो देश का कानून व्यवस्था है, जो न्यायपालिका है, वो इस पे इंसाफ देगा, क्योंकि हम लोग टेररिस्ट नहीं है। और यही बात जो है हम पहले दिन से कह रहे थे। हमारे जो लोग बाहर थे, हम जब हमारी अरेस्टिंग हुई तो हमारे जो लोग बाहर थे वो यही चीज़ कह रहे थे कि जो है ये लोग टेररिस्ट नहीं है। प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो संविधान इसका अधिकार देता है। और अगर कोई बंदा अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप उसको आतंकवादी बता के जेल में नहीं डाल सकते। तो ये हमारे लोग और हम लोग पहले से ही बोल रहे थे, क्योंकि जब खालिद सैफ़ी का, इशरत जहाँ का, मिरान हैदर का, सरजिल का जब अरेस्टिंग हो चुका था, तब भी हम ये बात कह रहे थे कि राइट टू प्रोटेस्ट है, आप इसमें जो है नहीं कर सकते। और हम जब जेल गए तो भी हमारे पीछे जो लोग थे उन्होंने भी यही बात कही कि जो है प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को जो है, आवाज़ उठाने वाले लोगों को जो है आप आतंकवादी नहीं कह सकते। और यही बात कोर्ट ने भी कहा। तो ये चीज़ें हम पहले दिन से ही कह रहे थे। तो मुझे उम्मीद था कि हमें इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। थोड़ा सा देर हुआ, और अभी थोड़े मतलब कि 13 महीना, क्योंकि एक कोर्ट का अपना एक सिस्टम होता है कि आप पहले सेशन कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। इसके अकॉर्डिंग मुझे 13 महीना लग गया इंसाफ मिलने में। लेकिन फिर भी यूएपीए में अगर 13 महीने में बेल से आ रहे हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। न्यायपालिका का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कानून के दायरे में, कानून को समझते हुए, अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उन्होंने बेहतरीन जजमेंट दिया। तो आपके साथ कितने लोग जेल गए थे और कितनों की रिहाई हो चुकी है, कितने अभी जेल में बाकी हैं? देखिए, बिल्कुल मेरा 7वें नंबर की अरेस्टिंग है यूएपीए में, दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस में। और उसके बाद जो है वो तकरीबन 21 लोगों की अरेस्टिंग होती है, और 7वें नंबर की मेरी अरेस्टिंग है। अभी बहुत सारे लोग जेल में, हम 5 लोग हम बाहर हैं, जिसमें से एक सफ़ूरा थी, एक नताशा दीवांगना, मैं, और एक फैज़ान लड़का है। तो हम 4, अभी 5 लोग बाहर हैं। बाकी लोग अभी जेल में हैं। तो मुझे लगता है कि वो सब लोग जल्द जो है वो उनको भी इंसाफ मिलेगा, और वो सब जो है जल्दी बाहर आएंगे। ऊपा यानी कि UAPA, वैसे तो खैर कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है कि ऊपा है क्या। तो उसके बारे में पूछना चाहूँगा आसिफ भाई से कि आखिर है क्या, दर्शकों के बारे में बताएंगे कि कब लगाई जाती है ये धारा, मतलब किस पे? देखिए, यूएपीए जो है वो आतंकवादी गतिविधि के लिए, रोकने के लिए जो है इस लॉ को बनाया गया था। और ये लॉ का काम हो रहा था टाडा को ख़त्म करने के बाद। तो यूएपीए बेसिकली जो है आतंकवादी गतिविधि या ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं जो देश की एकता और अखंडता को जो है ख़तरे में डाल रही है, तो ऐसे अगर कोई एक्टिविटीज़ हो रही है तो उस पर यूएपीए लगाता है। ये कानून का इस्तेमाल होता है, यानी कि सिंपल है कि आतंकवादियों के ख़िलाफ़ ये कानून का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, और कुछ अमेंडमेंट्स जो है 2018 में हुए। उसमें जो है वो बेल के हैं, या फिर अगर कोई सिंगल बंदा है उसको भी जो है वो टेररिस्ट साबित कर सकते हैं।
तो ये उसमें बेल के जो भी परिविधान है उसको जो है इन्होंने चेंज किया कि बेल जो है नहीं मिलेगा या नहीं हो पाएगा यूएपीए में। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और जब उन्होंने पूरी एक बंदिश बना ली 2018 में, एक पूरा उसमें अमेंडमेंट कर दिया, तो फिर इन्होंने क्या किया कि लोगों पे, ऐसे लोगों पे लगाना शुरू कर दिया जिसके आतंकवाद से कोई कनेक्शन ही नहीं है कहीं से कहीं तक। ना तो कोई ऐसे संगठन से, ना तो कोई ऐसे इससे कोई रब्त है, ना ये सिर्फ ऐसे लोग जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उन लोगों पे यूएपीए लगाना इन्होंने शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि पूरा लॉ ये है कि आतंकवादी जो गतिविधि है उसको रोकने के लिए नहीं, बल्कि जो है ये खुद आतंकवादी बन के जो है जो इंसाफ पसंद लोग हैं उन पर यह कानून का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। कानून एक तरीके से गलत इस्तेमाल मतलब हो रहा है। तो जैसे कि यूएपीए आपने बताया, पूरा डिटेल में मेरे को बताया है, तो उसके जैसे अभी जिस टाइम आपको जेल हुई थी उस टाइम पे जो है अपने देश के जो प्रतिष्ठित मीडिया है उन्होंने एक तरीके से प्रोपगेंडा चलाया कि आपको जो है मतलब जजमेंट आए ना आए, कोर्ट फैसला दे ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं देश की मीडिया ने पहले ही फैसला कर दिया कि आप आतंकवादी हो। तो उस मीडिया के बारे में आप क्या कहेंगे? ये मीडिया ने ट्रायल चलाया और ये मीडिया, सरकार, पुलिस का जो है पूरा गठजोड़ है जी। वो इन्होंने पूरा मिलकर प्री प्लान तरीके से, क्योंकि एक चार्जशीट जो पुलिस की प्रॉपर्टी है और वो सीधा पुलिस के पास से कोर्ट में जाएगी और फिर जो है वो पब्लिक डोमेन में चीज़ें आएंगी, लेकिन इन्होंने कोर्ट में सबमिट करने से पहले ही जो है मीडिया को दे दिया और मीडिया जो है इस पर ट्रायल चलाया। और मीडिया ने कहा कि इन्होंने ये कबूला, इनके कबूलनामे, ठीक है, इकबालिया बयान और ये और वो खूब इन्होंने मीडिया में ट्रायल चलाया और आतंकवादी और दोषी और मुजरिम सब कुछ करार दे दिया। यानी कि मीडिया ने सारे फैसले खुद ही कर दिए। लेकिन उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है हाई कोर्ट का जो हमारा जजमेंट है वो उनके लिए सबसे बेहतर जवाब है, तो वो इस जवाब को देखें और इस जवाब को पढ़ें, उनको जवाब मिल जाएगा। हाई कोर्ट ने उनको रिटर्न में तमाचा मारा है, ठीक है, और ये तमाचा जो है ये कहीं ना कहीं उनको असर दिख रहा है। तो ये मीडिया है, ये इन प्री प्लान तरीके से काम करती हैं, ये वन साइडेड है, ये दोहरे मानसिकता के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इसका जवाब ने हाई कोर्ट ने दे दिया है। जैसे आप बाहर आए, आपकी रिहाई हुई, तो रिहाई के बाद आपने कोई एक्शन लिया इस मीडिया के लिए? कोई ऐसा मतलब कोई अगेंस्ट या कोई कोर्ट में कोई अर्जी दी उस चीज़ के लिए कि हमारे विरुद्ध गलत अफवाह फैलाई गई? देखिए, हमने पहले ही इस पे जो है कोर्ट में चैलेंज किया था। हम जब जेल में थे तभी हमने कहा था कि मीडिया जो ट्रायल चला रही है वो बिल्कुल जो है वो बेबुनियाद है और ये जो है एक तरह से उन्होंने हमारे बयान को, जो पुलिस की प्रॉपर्टी होती है, या तो पुलिस ने लीक किया है जो लीक नहीं करना चाहिए था, जो गैर कानूनी है। जिस तरह से अगर मीडिया ने लाया है तो कहाँ से ला के आया है, ये सवाल है। अगर मीडिया को मिला है तो मीडिया ने या तो चोरी किया है या तो पुलिस ने लीक किया है। अगर पुलिस ने लीक किया है तो भी ये गैर कानूनी है और अगर मीडिया ने चोरी करके लाया है तो ये भी गैर कानूनी है। तो इस पे जो है कोर्ट मुझे फ़ैसला सुनाएगा और हमने एप्लीकेशन डाला। अभी कल भी उसकी हेयरिंग हुई थी और वो जो है 5 अगस्त के लिए वो डेट गया है हेयरिंग का। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है जल्द ही जो है इसका कोई बेहतर फ़ैसला आएगा। अभी एफिडेविट में उन्होंने जो है इसका जवाब मांगा है। सिविलियंस भी जो है इन्होंने रिपोर्ट दिया था, लेकिन उसको भी जो है कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा लगता है ये जो पूरा रिपोर्ट है, विजिलेंस रिपोर्ट जो है पूरा ये कागज़ के टुकड़े की तरह है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि या तो पुलिस ने गलत किया है, गैर कानूनी काम किया है लीक करके, और या तो फिर मीडिया ने इसको चोरी किया है। इसका फ़ैसला जो है वो कोर्ट को करना है और ये बहुत जल्दी होगा। तो जैसे CAA NRC के आंदोलन के चलते आप जेल गए थे, तो जैसे वो कोरोना का एक मतलब कोरोना की बीमारी आई, उसके जो है अकॉर्डिंग जो है वो आंदोलन ख़त्म कर दिया गया। तो उसके बाद वो CAA NRC का आंदोलन एक तरीके से मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया, या उसके लिए अभी कुछ आगे मतलब आपको कुछ प्लान है उस चीज़ के लिए? नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, कभी ख़त्म नहीं हुआ। CAA NRC का जो मूवमेंट है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। कोरोना की वजह से जो है हम सड़कों से हट गए, क्योंकि ये लड़ाई अधिकार की है और अधिकार की लड़ाई जो है तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हमें अधिकार मिल नहीं जाता है। अगर हम इस कोरोना काल में भी सड़कों पे उतर के भीड़ जमा करके आंदोलन कर रहे होते, उसमें बहुत सारे लोगों के जान जाते, और फिर अगर हमें अधिकार मिल जाते और जान ही नहीं बचता तो हम उस अधिकार को लेके क्या करते। तो फ़िलहाल तो अभी जान बचाने की लड़ाई है। लोग कोविड की वजह से इतने ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोग अपने जान का जो है नुकसान हुआ, लोगों के रोज़गार चले गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अधिकार की जो ये लड़ाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई हमारी बंद नहीं हुई थी। हमने कोविड की वजह से उसको हल्का किया था और वो लड़ाई आज भी सोशल मीडिया के थ्रू जारी है। हम जो है ऑनलाइन और ऑन लोकेशन प्रोटेस्ट आज भी कर रहे हैं, और जब कोरोना से जो है हमारा देश आज़ाद होगा और जैसे कोरोना का अंत होगा
तो उसके बाद हम फिर से जो है नए पैटर्न के साथ सड़कों पे उतरना है कि किस तरह से करना है, ये एक डिस्कशन का टॉपिक है। इसके बाद फिर से हम मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे। हमारा सीए एनआरसी का मूवमेंट कभी वाइंड अप नहीं हुआ है, कभी ख़त्म नहीं हुआ है और तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं। सरकार के कुछ नुमाइंदों का कहना था कि सीएए और एनआरसी का जो आंदोलन चल रहा था वो एक तरीके से जो है कुछ राजनीतिक पार्टियों से पैसा लेकर लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, तो उस बारे में क्या कहेंगे, उन लोगों को क्या जवाब है? राजनीतिक पार्टी अगर अपने आंदोलन कर लें, विपक्ष की भूमिका निभा लें, क्योंकि सत्ता में तो है ही नहीं राजनीतिक पार्टियाँ, वो फंडिंग क्या करेंगे, तो भैया वो अपना जो है खुद ही जो है अपनी दुकान या अपनी पार्टी बचा लें। वो हमारी क्या मदद करेंगे आंदोलन में। और वो जो उनका जो मेन काम है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाएं, वो निभाएं। उनका काम तो हम कर रहे हैं, सड़कों पे उतर के विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं। वो हमारी क्या मदद करेंगे या वो हमें क्या फंडिंग करेंगे। अगर फंडिंग की अगर उन्होंने किया होता तो ये तो ईडी का काम है, वो जांच करे कि कहाँ कितना फंडिंग हुई है, नहीं हुई है, या किसने किया है, ये पुलिस ला के बताए। सिर्फ इल्ज़ाम लगाना, एलिगेशन लगाने से या सवाल खड़ा करने से नहीं होता है। उसका आप पता कीजिए कि भाई आपके पास पुलिस है, पुलिस उनकी है, सब कुछ उनकी है, आप क्यों नहीं पता करवाते हैं कि कौन सी पार्टी थी जिसने हमें क्या नाम है फंडिंग कर दी हम लोगों को। तो कोई पार्टी वार्टी फंडिंग नहीं की है, वो अपनी वजूद बचाने, खुद पार्टी जो है अभी अपनी वजूद नहीं बचा पा रही है, तो वो अपनी वजूद बचाए। हम अपनी वजूद की लड़ाई खुद लड़ लेंगे, किसी पार्टी वार्टी की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने बताया कि आपको जो है कहीं ना कहीं जामिया से भी और बहुत आपके दोस्तों से, आपके सहयोगियों से एक सहयोग मिला, पॉलिटिकल सहयोग भी मिला या फिर आपको जजमेंट वाला सहयोग भी मिला। अगर जैसा आपके साथ हुआ, खुदा ना करे ऐसा किसी के साथ हो, अगर किसी और के साथ ऐसा कोई एक्शन कर दिया जाता है किसी नफरती बंदों के अनुसार, तो फिर वो किससे मतलब एक तरीके से गुहार लगाए अपनी? देखिए बिल्कुल, मैं एक जामिया का स्टूडेंट था। मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, सिविल सोसाइटी ने बहुत सपोर्ट किया, दूसरे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। तो एक सपोर्ट तो है, लेकिन दूसरे लोगों के साथ जिनका कनेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे केस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सारे लोग मिलकर जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी हैं, जो एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार की जो है सारी नीतियाँ गलत हैं और उनको गलत तरीके से फंसाया गया, तो सब लोग साथ मिल के, हम सब साथ मिल के उनके लिए भी लड़ रहे हैं। और हम लोगों ने लड़ा है, सबके लिए लड़ा है। हमने जब लिंचिंग हो रही थी तो हम उनके परिवार के साथ भी खड़े थे। हम लोगों ने नजीब अहमद की जो लड़ाई है हम लोग मजबूती के साथ लड़े हैं। तो ऐसा नहीं है। इसी तरह अलीमुद्दीन को जब उनको गाय के नाम पे मार दिया जाता है, या मिनहाज को, तबरेज़ अंसारी को, अखलाक को, तो उन सब की लड़ाइयाँ हम लोग लड़ रहे हैं। तो उसमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी इस तरह के सिचुएशन पैदा होते हैं तो हम सब साथ हैं। हम तमाम लोग जो अगर गलत हो रहा है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, तो हम तमाम लोग जो हैं वो हम मजबूती के साथ खड़े होंगे और उनके साथ खड़े होकर उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ कर लड़ेंगे। इस टाइम पे जो देश का माहौल है राजनीति का, इस देश की राजनीति के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की राजनीति अपने देश में फ़िलहाल हो रही है? देखिए, राजनीति तो लोग कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, की राजनीति बहुत गंदी चीज़ है जी। और वही राजनीति जो है आजकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो देश का जो सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल पावर को हासिल करने की जो राजनीति है कि हम आए, सत्ता पे बैठें और सत्ता पे काबिज़ हों, ठीक है, वो इसकी लड़ाई है। और दूसरी लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो अपने दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी, ये तो जो सत्ता में बैठी हूँ वो कर रहे हैं कि अपने हम सत्ता को हमेशा किस तरह से कंटिन्यू रखें और देश पे तानाशाह बनकर हम राज करते रहें, वो उसकी लड़ाई, उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। उसके लिए वो जो है अपने सारी जो काम देश के जनता के लिए करना चाहिए तो वो सारे अपने सत्ता को बचाने और अपनी पार्टी को बचाने के लिए कर रहे हैं। अब उन पॉलिटिकल पार्टियों की बात कीजिए जो अभी सत्ता में नहीं है, वो अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग लोगों के साथ, जनता के साथ आएंगे और जनता के लिए सही साबित होंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो आएगी वो सत्ता में आएगी और वो उनको, मुझे लगता है कि अपने वजूद को बचाने के साथ साथ जो है लोगों की जो भलाई का काम है वो करते रहें। अगर वो लोगों के साथ नहीं करेंगे, इसी तरह हवाबाजी करते रहेंगे, लोगों को जो है दिलासा देते रहेंगे, तो फिर वो सत्ता पे नहीं आ सकते हैं। तो मिलजुल कर जो है एक वन साइड एक पॉलिटिक्स है, अलग एक ऐसी आइडियोलॉजी जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, एक ऐसा आइडियोलॉजी जो है समाजवाद की आइडियोलॉजी है, जिस तरह से मतलब कि लोगों के फ़ायदे के लिए काम करना चाहती है, ऐसी आइडियोलॉजी। और इसमें सारे जो लोग कहते हैं कि हम सेकुलर पार्टी, उन सबको एक साथ आके मजबूती के साथ जो है तानाशाह के और इस सरकार का जो है वो सामना करना चाहिए। अगर वो आपस में लड़ते रहे, अपने आप को जो है बादशाह साबित करने के चक्कर में लग गए, तो वो फिर कहीं से कहीं तक सक्सेस नहीं है। अच्छा, तो आगे फ्यूचर में क्या प्लान है आपका अपने लाइफ को लेकर? देखिए, अभी तो मैं 24 साल का ही हूँ। इसके बाद मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, मास्टर्स करेंगे, एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे। प्लान यही है। प्लान ये है, जो इस तरह से एक्टिविज़म चल रहा था वो चलता रहेगा। बाकी अभी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे और एक्टिविज़म जो हमारा चल रहा था, हक और इंसाफ के खिलाफ की जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, वो लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगा।
जैसे कि जेएनयू के एक छात्र नेता कन्हैया कुमार प्रदर्शन किए, दिल्ली में आंदोलन भी किए, उसके बाद बिहार में जाके एक राजनीतिक में मतलब एंट्री कर ली और वहाँ पे अब राजनीति वो एक तरीके से कर भी रहे हैं, इलेक्शन भी लड़े हैं। तो आपका भी ऐसा कुछ है क्या आगे? वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि हमें लोकसभा राज्यसभा में भी जाकर आवाज़ उठानी चाहिए, विधानसभा में भी जाकर आवाज़ उठानी चाहिए, तो उसके लिए भी तैयार होंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल अगर ज़रूरत पड़ेगी। जब अभी फ़िलहाल हमारा आगे का फ्यूचर यही है कि हम आगे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद हम जो एक्टिविज़म कर रहे हैं वो इसी तरह करते रहें। हाँ, जब आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी कि हमें ऐसा लग रहा है कि अब सड़कों से और संसद में भी जाके आवाज़ उठानी है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, कोई ऐसी एक पार्टी जो लगता है कि हाँ मैं ज्वाइन कर सकता हूँ आगे फ्यूचर में जाकर? देखिए, अभी किसी पार्टी से कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, कभी किसी पार्टी से मैंने देखा नहीं, कभी उनके काम करने का तरीका नहीं देखा। तो किसी पार्टी ने कांटेक्ट किया हो आपसे? नहीं, अभी किसी पार्टी से मैंने कोई कांटेक्ट नहीं है। लोग आए हैं पार्टीज़ के, मुझसे मिले हैं, रिलेटेड टू ज्वाइन कोई बात नहीं हुई है और न मतलब कि अभी तक हुई है। अभी तो मसला ये है कि हम किसी पार्टी को तभी ज्वाइन कर सकेंगे या करेंगे या नहीं करेंगे, ये आगे का फ़ैसला है। लेकिन हम कभी अभी कैसे आपको बता दें कि कौन सी पार्टी में जाएंगे? हम कभी उन पार्टी के बारे में कोई स्टडी नहीं किया, उनकी क्या आइडियोलॉजी, वो काम करने का क्या तरीका है, नहीं करना, वो लोगों के लिए, जनता के लिए कितना बेनिफिट होगा, नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आगे डिसीजन लिया जाएगा। अभी तो देखते हैं, अभी तो स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ रहे हैं और एक्टिविज़म कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। तो जैसे शायद आपने अभी एक बयान सुना होगा, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा फिलहाल है कि अभी मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि मुस्लिम और हिंदू जो है हम भाई भाई हैं। तो क्या उस बयान से आप सहमत हैं मोहन भागवत जी के? असल में ना जब न्यायपालिका मजबूत है और न्यायपालिका जब उनको लगा कि वो ये सोच रहे हैं कि अब अगर हम गलत करेंगे तो देश की जो अदालत है, जो न्यायपालिका है, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। वो कई सारे ऐसे जजमेंट आए और फिर एक ये है, अभी वो बहुत इमोशनल बयान दे रहे थे कि गाय के नाम पे क्या नाम है, नहीं मारना चाहिए, गाय हमारा भगवान है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए, तो ये बहुत इमोशनल ब्लैकमेल लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे, ठीक है। जब इन्हीं के लोग जब गाय के नाम पे किसी को मार देते हैं और जब पुलिस उनको पकड़ती है और फिर उनको जेल से छुटकारा मिल जाता है, तो इन्हीं एमपी और एमएलए और मंत्री जाके उनको माला पहनाते हैं, ठीक है। तो ये सब माइक पे कहने वाली लोगों को इसी तरह लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचने के लिए, जब मीडिया से जब आदमी गायब हो जाता है तो उसको अपने मीडिया में अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को चर्चे में लाने के लिए ये सारी काम करते हैं, ठीक है। और इनका ये शुरू से रहा है। ये ना तो ये जब गांधी जी के नहीं हुए तो हम लोगों को, मुसलमानों को कहाँ से होंगे? कहीं ना कहीं मतलब मीडिया में चर्चा में आने के लिए एक लॉलीपॉप दिया है पब्लिक को उन्होंने। बिल्कुल दिया है। मतलब कहा, जब ये गांधी जी के नहीं हुए तो मुसलमानों के हमदर्द कैसे हो सकते हैं? इन्हीं लोग तो ये जब गोडसे को पूजा करते हैं, जो कि आतंकवादी है, जो गांधी जी की हत्या की है, तो ये गांधी जी के नहीं हुए तो ये मुसलमानों के कैसे हो सकते हैं? जैसे क्या अभी यूपी का जो है चुनावी माहौल बहुत गर्म है, ऐसा तो नहीं है कि उस चुनावी माहौल को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस तरह के बयान शुरू किए हैं? बिल्कुल है, चांस बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल हो रहा है। यूपी में क्या सूरत हाल है, कभी नोएडा में अभी 2 दिन पहले वो एक साहब को की अटेम्प्ट टू लिंचिंग की कोशिश की जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा ये प्री प्लान तरीके से मुसलमानों को एक तरफ मारने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनको डराने की और धमकाने की, और दूसरी तरफ उनकी हमदर्द बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो मुसलमान तो सब कुछ समझता है, जब क्योंकि मुसलमान सब्र कर रहा था, जब सब्र उसके वो टूट गया तो वो किस तरह से सड़कों में आके अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। तो मुसलमान उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। उन्होंने जो कुछ जिस तरह से मुसलमानों के साथ पेश आना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनके जाल में वो फंसने वाले नहीं हैं, खासकर यूपी के मुसलमान। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि इस टाइम यूपी का जो चुनावी माहौल है एक तरीके से चौतरफा है, क्योंकि एक तरफ से आम आदमी पार्टी ने एंट्री मार दी है, दूसरी तरफ से ओवैसी साहब पहुंच गए हैं, और ऑलरेडी वहाँ पे जो मुस्लिम हितैषी अपने आप को बताती हैं, समाजवादी पार्टी और मायावती की बसपा पार्टी, तो उन सब के बीच में मुसलमान का नज़रिया क्या होगा? किस इंसान को इस बार यूपी में लोग चुनेंगे? 1 साल जेल में रह के आए, अभी यूपी गए नहीं है, वहाँ के लोगों से मिले नहीं है, माइंड सेट उनका क्या है नहीं है, अब हम कैसे बता सकते हैं? अब जाएंगे, कभी फील्ड पे काम करने का मौका मिलेगा, देखेंगे कि क्या है। अभी चुनाव में टाइम है 4-5 महीने का, देखेंगे कि क्या मुसलमानों का क्या माइंड सेट है, क्या है, किस तरह का वहाँ का हालात कैसे हैं। अभी तो मैं तो वहाँ पता नहीं कि हवा ठंड चल रही है या गर्म चल रही है, मुझे ये भी नहीं पता। मैं तो अभी जेल से छुट के आया हूँ, दिल्ली में हूँ। तो जब जाएंगे वहाँ पर ग्राउंड में जाके काम करेंगे, देखेंगे क्या है नहीं है, क्या सिचुएशन है, किस तरह से आगे काम होगा, फिर उससे बात होगी। आखिरी सवाल है मेरा कि जैसे क्या इलेक्शन है, पंजाब में भी है और यूपी में भी है, तो यहाँ की जनता से मतलब किस तरीके से कहना चाहेंगे, किन चीज़ों को दिमाग में रख के लोग इस बार वोट करें? देखिए, अगर उनको लगता है कि कोई आदमी है, कोई उम्मीदवार है जो हमारे लिए काम कर सकता है, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है, हम जब सड़कों पे हों तो हमारे साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला कर अगर साथ खड़ा हो सकता है, तो ऐसे लोगों को चुनें और ऐसे लोगों को वोट दें जिससे उनको ही फ़ायदा हो।
वोट देने वालों को ही फ़ायदा। ऐसे लोगों को वोट देकर आप जो है एमपी या एमएलए या विधायक नहीं बनाएं जिससे जो है उनको नुकसान हो, जो उनके इलाके में भी ना आए, जो उनके जो दुख दर्द में भी शरीक नहीं हो सके। तो ऐसे लोगों को वोट दें जो उनके दुख दर्द में जो है, खुशी और गम में जो है वो शरीक हों और उनके साथ जो है उनके अधिकार की लड़ाई में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा हो। आपने मेरे हर एक सवाल का बहुत ही बारीकी से जवाब दिया। तो मेरा जो है आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो मेरे दर्शक हैं उनको, और जो एक आवाम है उन सब को, या फिर नौजवान है या जो अभी एजुकेशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सबको एक क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदुस्तान के उन बच्चों को? मैं सिर्फ उनसे एक ही कहता हूँ, एक शेर कहता हूँ कि ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। जिगर में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। माहौल से डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपने अंदर ताकत, हिम्मत, क़ुव्वत पैदा कीजिए और इतना हौसला बढ़ जाए आपका, इतना बुलंद हो जाए कि आप किसी भी मुश्किलात का जो है मजबूती के साथ जो है डट कर जो है वो सामना कर सके। डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं आपके साथ था, ये आसिफ इकबाल तन्हा जी हैं जो जामिया यूनिवर्सिटी में जो है एक छात्र नेता भी हैं, और जो है अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 13 महीने की जेल की रिहाई के बाद हाईकोर्ट का आदेश पर आ गए हैं, और आगे जो है CNRC का जो मुद्दा है वो चलता रहेगा। आप देख रहे हैं दी नेशन एरा। थैंक यू सो मच।